अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 30% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में असफल रहे हैं। दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो इसे हम वेन डायग्राम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो दो हमने डायग्राम ले लिए हैं, एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा। इसका बेसिक क्या होता है कि हमेशा बीच से शुरू करना होता है। बीच वाला हिस्सा दोनों विषयों को दर्शाएगा। दोनों में फेल कितने हैं? 20% हैं। तो यहाँ हमने लिखा है 20। अब बात करते हैं हिंदी विषय की। तो इसके अंदर कुल 30% फेल हैं। 20 हमने यहाँ पहले ही लिख लिया है क्योंकि पूरा सर्कल इसके अंदर 20 एंट्री हमने पहले कर दी है। इसका मतलब 10% छात्र केवल हिंदी में फेल हैं और कुल 30% फेल हैं। इसी तरह इंग्लिश के अंदर कुल 45% फेल हैं। 20 एंट्री हमने कर दी है क्योंकि ये हिस्सा इसका भी है। तो यहाँ बचेंगे 25% छात्र जो कि केवल इंग्लिश के अंदर फेल हैं। अब ये फेल होने वाले कितने हो गए? 10, 20, 30 और 25, 55% छात्र हैं जो किसी न किसी विषय के अंदर फेल जरूर हैं। तो पास कितने बचेंगे? 45%। अगला प्रश्न, 12 आदमी 5 घंटे में किसी दीवार को बनाते हैं। कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं कि कार्य 1 घंटे पहले समाप्त हो जाए? यानी 12 व्यक्ति हैं, 5 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब कुल काम है वो 12 5 60 है। अब कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएँ काम 1 घंटे पहले? यानी काम हमें 4 घंटे में समाप्त करना है। यानी 4 को किससे गुणा करें कि 60 बन जाए? तो इससे 15 से गुणा करनी पड़ेगी। 15 चौके 60। तो 12 से आदमी कितने हो गए? 15 हो गए। इसका मतलब अतिरिक्त आदमी और कितने लगाने हैं? 3। अगला प्रश्न है, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत क्या है ये बताना है। हरियाणा टेट के अंदर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो कितनी कमी है? 20% की कमी है। 20% को जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/5 यानी 5 पर 1 की कमी हुई है। यानी पहले यदि कीमत 5 थी तो 1 कम होकर कितनी हो चुकी है? 4। तो ये तो कीमत हुई। अब जो क्वांटिटी मिलेगी वो, यानी पहले 4 मिल रही थी, अब क्या मिलेगी? 5। इनके बीच रिवर्स रिलेशन होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ 1 यूनिट क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितनी बड़ी है? 12.5 kg। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 12.5 किलोग्राम है। हमें मूल कीमत ज्ञात करनी, तो पहले मूल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो मूल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पहले 12.5 गुणा 4 यानी 50 किलो वह मूल क्वांटिटी पहले खरीद रहा था। कितने रुपए में? 800 रुपये में। हम कीमत ज्ञात कर रहे हैं तो इसको भाग दे देंगे तो कीमत क्या आएगी? 16 रुपये। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो लाभ 18% कमाता। क्रय मूल्य बताएं। ये क्वेश्चन एचटेट 2022 के अंदर आया है। तो पहले लाभ है 15%, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? 115%। फिर कहता है 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो लाभ हो जाता 18%, यानी विक्रय मूल्य हो जाता 118%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 3% की। यानी कितना लाभ हो रहा है? 3% ज़्यादा। और रुपयों के अंदर लाभ हो रहा है 18। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 रुपये हो जाएगी। हमें बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। 1 की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 रुपये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अगला प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से 1350 रुपये में खरीदी गई 2 मेजों में से एक को 6% हानि तथा दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि, तो प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसे हम एलिगेशन मेथड से करते हैं। जैसे पहली मेज पर तो 6% की हानि है और दूसरे पर 7.5% का लाभ है, लेकिन पूरे सौदे के अंदर न लाभ है न हानि, यानी 0 है। तो इनके बीच अंतर हो गया 6 का और इनके बीच अंतर है 7.5। ये अनुपात के अंदर क्या हो जाएंगे? जब पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, 75 और 60, यानी 5:4। तो ये क्या आ गया? दोनों क्रय मूल्य का अनुपात आया है। यानी ये जो नीचे आता है ये राशियों का अनुपात होता है। तो अनुपात का कुल योग है 9। क्वेश्चन के अंदर कितना है इनका योग? 1350। तो 1350/9 हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक मेज, यानी एक का तो है अनुपात के अंदर 5, तो 9 से ये कटेगा 150 पर, यानी 750 रुपये पहले मेज का क्रय मूल्य है। दूसरे का हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 600। 40 व्यक्ति 60 दीवारों को 8 घंटे में बना सकते हैं। 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दें तो 12 घंटे में कितनी दीवार बनाई जा सकेगी? तो इसके अंदर एक तो व्यक्तियों की संख्या है, कार्य है और समय है, यानी 3 चीज़ें हैं। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं M1D1, यानी कितने मनुष्य हैं, कितना समय लग रहा है, इनकी गुणा बराबर दूसरी तरफ कितने मनुष्य हैं और कितना समय लग रहा है। फिर जो कार्य संपन्न हो रहा है ये उल्टा होता है, यानी इधर तो आएगा W1, इधर W2। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले 40 मनुष्य हैं, कितना समय है? D से मतलब डे होता है, तो 8 घंटे हैं तो 8 लिखेंगे। W2 कितनी दीवार बनाई जा सकेगी, यानी ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी। ये तीनों एंट्री भरते हैं। दूसरी तरफ कितने मनुष्य हैं? 8 व्यक्ति कार्य छोड़ गए हैं। तो पहले 40 थे, 8 कम हो गए 32। कितने समय के अंदर? 12 घंटे के अंदर। पहले कार्य कितना संपन्न हुआ था? 60 दीवारें बनाई गई थी। अब हम यहाँ से W2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों उधर चले जाएंगे। 32 12 गुना 60/40 गुणा 8, 0 से 0 कट, 8 चौके 32, 4 से 4, 12 छके 72 दीवार। 17 मेजों को 720 रुपये में बेचने पर 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक मेज़ का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ मैं एक मेज़ का क्रय मूल्य मान लेता हूँ कि x रुपये है उसका कॉस्ट प्राइस। तो 17 मेजों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 17x और 5 मेजों का हो जाएगा 5x। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि 17 मेजों का जो CP है वो तो होगा 17x और इसका SP है 720 रुपये।
लॉस का फॉर्मूला मुझे पता है कि सीपी में से एसपी माइनस करते हैं तो लॉस मिलता है, और लॉस ये कितना हो रहा है, 5 इमेजों के क्रय मूल्य के इक्वल, यानी 5x के इक्वल लॉस हो रहा है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5x इधर आकर माइनस का होगा तो बचेगा 12x, और 720 उधर जाकर पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू यहाँ से आएगी 12×6 यानी 60 रुपये एक मेज का क्रय मूल्य है। नेक्स्ट, एक आदमी ने 10% की दर से 1 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार दी और ब्याज पहले ही ले लिया, तो ब्याज की दर बताओ। मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये किसी को उधार दिए, तो 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज हो जाता है 10 रुपये, तो मिश्र धन यानी अमाउंट हो जाएगा 110 रुपये। लेकिन वो कहता है कि ब्याज पहले ही ले लिया, ये जो 10 रुपये ब्याज है ये पहले ही ले लिया। इसका मतलब 100 रुपये यदि उसने दिए तो 10 तुरंत ही ले लिए। राशि कितनी दी, केवल 90 रुपये दी। इसी तरह देने वाले ने जो 110 रुपये देने थे 10 तो पहले ही लौटा दिए, अब कितने लौटाने हैं, केवल 100 रुपये, यानी 90 मूलधन है और 100 अब मिश्र धन है। ब्याज कितना है, 10 रुपये है। तो दर ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूल राशि गुणा समय। 100/9 यानी 11 सही 1/9% ब्याज की दर हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% बट्टा मिलता है, वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत में कितना है। यानी मान लेते हैं किसी वस्तु के ऊपर 100 रुपये छपा हुआ है, यानी 100 रुपये अंकित मूल्य है, लेकिन उस व्यापारी को वह वस्तु 40% डिस्काउंट के साथ मिल रही है, यानी व्यापारी के लिए सीपी कितना हो गया, 60 रुपये। वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर बेचता है, यानी बेच रहा है वो 100 रुपये पर, यह हो गया उसका एसपी। तो कितना लाभ हो रहा है, 40 रुपये। हमें उसका प्रतिशत में लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 40/60 गुणा 100, 4/6 हो जाएगा 2/3, यानी ये 200/3, 66 सही 2/3% लाभ। अगला प्रश्न, 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। टंकी को खाली करने में सी कितना समय लगेगा, यह बताना है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो नल ए है, बी है, और ये क्या है, तीनों एक साथ काम कर रहेंगे तब, यानी ए और बी तो टंकी को भरेंगे, सी साथ साथ खाली करेगा, तब ये तीनों मिलकर काम करेंगे। तो इस ए को लग रहा है 60 मिनट, बी को लगते हैं अकेले को 75 मिनट, और इन तीनों को एक साथ लगते हैं 50 मिनट। अब यानी ये तीनों क्या है, टंकी को अलग अलग समयों के अंदर भर रहे हैं। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 300। तो इस तरह के सवालों के अंदर हम हमेशा इनकी अलग अलग क्षमता ज्ञात करते हैं, इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इस एलसीएम के साथ इसका डिवाइड करेंगे तो 5, ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 4, और ए प्लस बी माइनस सी की हो जाएगी 6, यानी ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, 6 है। हमें क्या चाहिए, सी कितना समय लगेगा, तो सी की कार्य क्षमता भी हमें ज्ञात करनी होगी। तो इस इक्वेशन के अंदर ए प्लस बी माइनस सी के इक्वल में 6 पुट कर देता हूँ, क्योंकि इन तीनों की कार्य क्षमता एक साथ कितनी है, 6 है। ए और बी की वैल्यू मेरे पास है 5 और 4, यानी यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और कुल टारगेट कितना है, 300 है। तो खाली करने के लिए 3 से भाग करेंगे तो यानी 100 मिनट समय लगेगा सी को, ये आंसर है। अगला प्रश्न, एक आदमी 120 किलोमीटर कार से, 450 किलोमीटर ट्रेन से, 60 किलोमीटर घोड़े पर दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। यानी हमारे पास एक तो ट्रेन है, एक हॉर्स है और एक कार है, 3 माध्यम है। इनके बीच रिलेशन हमें दे रखा है 1.5 गुना और 3 गुना। ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना है, यानी घोड़े की यदि चाल 1x है तब ट्रेन की चाल 3x हो जाती है, और कार से ट्रेन की चाल 1.5 गुना है। इसका मतलब ये यदि 3 है तो इसका 1.5 गुना कम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी 2 का 1.5 गुना क्या होता है, 3 होता है। तो एक रेशियो तो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है इनकी चालों का। इसके साथ हमें दूरियां दे रखी है। अब हम समय निकाल लेते हैं कि ट्रेन को कितना समय लगता है इस चाल से। तो ट्रेन से दूरी तय हो रही है 450 किलोमीटर और ट्रेन की चाल है 3x। इसी तरह घोड़े से दूरी तय होती है 60 किलोमीटर और घोड़े की चाल है 1x, और कार से दूरी तय करता है 120 किलोमीटर, कार की चाल है 2x। अब ये भी समय है, ये भी समय है, ये भी समय है, तीनों को ऐड कर देंगे तो कुल समय आएगा। कुल समय हमें कितना दे रखा है, 13 घंटे 30 मिनट। 13.5 घंटे का मतलब 27/2 घंटे। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो ये कटेगा 150 पर, ये कटेगा 60 पर, नीचे x, तीनों टर्म x के अंदर हैं तो x एलसीएम आएगा 150, 60 ये हो जाएंगे 270, इक्वल है 27/2। 27 से ये कैंसिल होगा 10 पर, 10 2 ज़ा 20। हमें याद क्या करना है, ट्रेन की चाल, तो x की वैल्यू 20 है तो 3 20 ज़ा, यानी आंसर कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है। तो वह अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, जब हम इसको 100 से भाग करते हैं। इसका मतलब हुआ यदि उसकी आय 4 है तो 3 खर्च कर देता है और 1 बचा लेता है। अब इस चीज़ को हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि उसकी आय तो 400 है, तो उसका 75% 300 खर्च कर देता है और 100 वह बचा लेता है। तो अनुपात यही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कहता है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए
यानी 400 का 20% होता है 80 रुपये उसकी आय बढ़ गई। खर्च 10% बढ़ जाए, 300 खर्च कर रहा है तो 300 का 10% होता है 30, तो 30 खर्चा बढ़ गया। तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अब क्या है 80 रुपये आमदनी बढ़ी है और खर्च 30 रुपये बढ़ा है, तो बचत कितनी बढ़ गई उसकी 50। पहले बचत हो रही थी 100 और अब 50 बढ़ गई, तो ये 50 रुपये किस पर बढ़े हैं 100 के ऊपर। 100 पर जब कोई चीज़ बढ़ती है तो प्रतिशत के अंदर उतनी ही बढ़ोतरी होती है, तो हमारा आंसर होगा कि 50% बचत बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, 710 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपये तथा सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ए का भाग बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर पहले हम इसका बेसिक सीख लेते हैं कि ये किस तरह होते हैं। पहला काम करना होगा कि जो लोवेस्ट राशि है तीनों के अंदर वो आपको ढूंढनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा मिला, यानी ए के पास 40 रुपये ज़्यादा हैं बी के मुकाबले, इसका मतलब बी के पास राशि कम है। फिर कहता है सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, सी को जो रुपये मिल रहे हैं वो ए से भी ज़्यादा है, इसका मतलब बी के पास जो राशि है वो लोवेस्ट है। तो पहला काम तो लोवेस्ट ढूंढना होता है। अब इस बी के इक्वल ही इन दोनों को कर देनी है राशि, और जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया उन शर्तों को हमें पूरा करना है। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो हम ए को 40 रुपये ज़्यादा पहले ही दे देते हैं। अब ए और बी का हिस्सा बराबर हो चुका है, इसी तरह हम बी और सी का हिस्सा भी बराबर कर लेते हैं। तो वो होगा कि सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिले। यहाँ इन दोनों के बीच रुपयों का फ़र्क है कि ए के पास 40 ज़्यादा और ए से सी के पास 30 ज़्यादा है। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो यानी 40 और 30, यदि मैं 70 रुपये इसको पहले ही दे दूं तो अब इन दोनों का हिस्सा भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो 40 रुपये हमने ए को दिए, 70 सी को दिए, कुल 110 रुपये राशि हमने पहले ही दे दी। अब जो बची राशि है वो तीनों के खाते में बराबर है, तो टोटल थी 710, 110 हमने पहले दे दी, 600 रुपये बचे, तो तीनों को मिल जाएंगे अब 200 रुपये। हमें बताना क्या है ए का भाग, तो ए को 200 रुपये तो 600 में से आ गए और 40 रुपये बी से ज़्यादा है, तो ए की राशि क्या हो जाएगी 240 रुपये।